इसमें आधा घंटा चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए, एक आधा क्वेश्चन और मैं उसमें दे दूंगा, तो यू हैव टू ज्वाइन अगेन, इसलिए मीटिंग को लीव करके फिर दूसरी मीटिंग आप वहां से ज्वाइन करना, ठीक है, ट्यूटोरियल क्लास के लिए। ओके, सो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन कि हमारे पास nuclear charge density means how the proton are distributed within the nucleus. We are not concerned with the neutron because अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, एक आधा आगे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, that will only have the Coulomb interaction. तो आपका जो स्कैटरिंग पार्ट है या स्कैटरिंग एंटिटी है, वो स्कैटर हो रहा है किसी इंटरेक्शन से, दैट इंटरेक्शन इज एक्चुअली चार्ज बेस्ड। तो चार्ज बेस्ड इंटरेक्शन है, इट मींस हमें जो आइडिया मिलेगा न्यूक्लियस का वो सिर्फ प्रोटॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा। न्यूट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वी डोंट नो, उसके लिए हमें दूसरे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एंड देन वी कैन जस्टिफाई आफ्टर दैट डूइंग दोज 2 एक्सपेरिमेंट की भी हमने ये चार्ज के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने न्यूट्रॉन तो नहीं, हम उस जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करें उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इन्वॉल्व होंगे, both entity will be involved because they are interacting through the strong interaction. तो strong interaction के लिए चार्ज का कोई मैटर नहीं करता है, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इट इज इमैटेरियल। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज कंसर्न विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो वहां पे हम देखेंगे कि हाउ द मैटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस, एंड इफ दीज टू रेडियस आर डिफरेंट देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स। इट मींस प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है न्यूक्लियस में, और अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो देन वी कैन से कि हमें चार्ज से कोई ज्यादा रोल नहीं है, वी कैन गो थ्रू द मैटर ओनली, और मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली द रेडियस और दैट इज ओनली द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस वाज द पिक्चर वी हैव गॉट फॉर द डेंसिटी। और डेंसिटी हमारे पास किसकी आई थी, दैट इज सम वी आर मल्टीप्लाइंग विद z and this is a density function kind of thing, how the proton are distributed and number of proton is how many, so this is a total density for a particular nucleus. And when you plot this term, when you plot with respect to distance, there is an ideal curve also. हमने 3 कर्व अलग बनाए थे ना, ऑक्सीजन, निकल और पीबी का, तो somehow तीनों कर्व को देखने के बाद what we able to which I have given in the notes, that outcome of this particular curve, that central nuclear charge density is nearly same for all the nuclei. हो सकता है some nuclei have 0.6 as the center charge density in a normalized fashion, some have 0.8, some have 0.7, but it will vary within this small range. So 60, 70, 80% के आसपास का ही variation होगा, means we can say roughly that central means at the center the charge density is same for all the nuclei. ठीक है, this is the first outcome. Second outcome, if you use that particular means this formula for radius we will devise here ki how the radius is calculated if you know the density variation, and if you use that radius formula or radius value for different nucleus and find the uh, means atomic mass number divided by that volume, means nucleon per unit volume, what is that value, so that value will also be constant for every nuclei. आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, हीलियम, कार्बन, आयरन, निकल, पीबी, यूरेनियम, आप कहीं पे भी चले आओ, that number means A divided by volume of that particular nucleus, that is constant. And you, if you want to calculate, you can calculate. That number is very means any nucleus, you take any nucleus. और इवन ये प्रूव भी करने को आता है कई बार एग्जाम में कि प्रूव दैट this number is constant, this number I am talking about, A divided by 4/3 pi r cube. Prove this is constant for most of the nuclei, or this number is constant. So you can also do, once you know the relation of R and A, R और A का रिलेशन क्या है एक बार वो पता चल जाएगा तो उसको डायरेक्टली यहाँ पुट करो, you will get this number as constant. ठीक है, okay. The third one is that the boundary of the nucleus is not sharp. Normally imagine ऐसा किया गया था कि it will be a sharp nucleus, means this is filled and suddenly it is 0. तो यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू 0 होगी suddenly, but this was not the case. It is something like a fused
boundary. Fused boundary means there is a degradation of density slowly at the boundary. So there is a degradation of density slowly at the boundary. तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो डार्क है, इस एरिया में बहुत डार्क है, यानी सारे मैटर यहाँ पे है, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होकर के जीरो हो रहा है. इट इज नॉट वेरी शार्प, इट इज नॉट दिस काइंड ऑफ फंक्शन. इफ यू लुक एट दिस इज नॉट द फंक्शन. मीन्स रेडियस पे जाकर के जीरो हो गया, इधर जीरो है और इधर आपका नॉन जीरो नंबर है. सो दैट इज नॉट द केस. इट हैज वेरी degrading kind of thing, very slowly to nahi hai, that is fast only, but there is a diffused boundary. That boundary is not at all sharp. तो ये तीन outcome which was very important from this particular experiment, and this is what the ideal curve for any particular nucleus we can draw. ठीक है. And this number, the highest value of the density at the center, that will be call it as rho naught. तो उसको हम नंबर डिफाइन कर देंगे rho naught. अब हम बाकी डेफिनेशंस करेंगे कि हम थिकनेस को, मतलब उसके बाउंड्री के साइज को क्या डायमेंशन देंगे, उसके रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे. तो सारी चीजें हम इस ग्राफ से डिफाइन करेंगे. तो वी विल डिफाइन द रेडियस एज 50% ऑफ दिस वैल्यू. व्हेन यू रीच टू मींस हाफ ऑफ दिस वैल्यू, whatever the distance you reached for a particular nucleus, that will be called as radius. तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, आपको थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करना है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपके पास गिवन है, उस कैलकुलेशन को करने के बाद आपने क्या करना है, प्लॉट होने के बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा आपका एट द सेंटर, दैट इज जीरो, उस वैल्यू का 50% देखना है. 50% जहां पे भी हिट करेगा इस ग्राफ को, दैट यू विल डिफाइन एज अ रेडियस. क्लियर? एंड we will also define the boundary, and that will be called as skin thickness of the nucleus. So that term is called skin thickness of the nucleus. Means there is a core and there is a skin. There is a core and there is a skin. So that skin value which we have to define for the nucleus, that will be 90% of this rho naught, means 0.9, and 10% of this rho naught. इन दोनों वैल्यू को हम मार्क करेंगे और इस वैल्यू को हम कहेंगे ये इसका बाउंड्री का थिकनेस है, टी. क्लियर? सो दिस इज योर थिकनेस. थिकनेस की रफली जो वैल्यू है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर, फॉर ऑल द न्यूक्लियर यू कैन से दैट इज रफली 2.3 फर्मी. ठीक है, 2.3 फर्मी. रेडियस डिफरेंट हो सकता है, रेडियस भी न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते हैं. रेडियस की वैल्यू अगर देखोगे न्यूक्लियस की, आई शुड हैव अ टेबल, रेडियस आपका 2 फर्मी 3 फर्मी से स्टार्ट होकर के ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 फर्मी तक जाता है. अगर वो 9 8 भी जा रहा है तो देन दैट न्यूक्लियस इज नॉट एट ऑल स्टेबल. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो राइट अ फंक्शन विच इज रो बाय रो नॉट 1 plus e to the power of r minus capital R. R is the variation, this R variation, and divided by A. A is related to the thickness. A is roughly 0.524 Fermi. ठीक है, that is related to the thickness. A का एक function भी होता है मेरे ख्याल से, this one. T is 4 times ln of 3 and A, this one. Okay, and that is roughly equal to 2.3 Fermi. अगर वैल्यू आप डालोगे A की वैल्यू, log 3 की वैल्यू डालो, नेचुरल लॉग की, and 4 you will get 2.3 Fermi. So this is roughly 2. यानी स्किन थिकनेस भी है इसके पास, न्यूक्लियस के पास, और एक कोर भी है. और कोर का साइज जो है दैट इज नॉट द रेडियस. ध्यान से देखना, स्किन से आगे मूव करके हम 50% तक जा रहे हैं, तो दिस इज द रेडियस. यानी स्किन में ही हम डिफाइन कर रहे हैं, स्किन का एक मिडिल पार्ट है, उस पार्ट तक हम रेडियस को डिफाइन कर रहे हैं. क्लियर? सर ये रो नॉट बाय 2 वाला एक बार दोबारा बता दो कि रो नॉट बाय 2 तक जाएंगे तो ही आर कैसे मिल रहा है? हाँ, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग. हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये रेडियस है. वी हैव सेड कि हमारे पास एक सेंट्रल डेंसिटी होगा विच इज मैक्सिमम, विच इज कांस्टेंट फॉर सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, देन इट विल ड्रॉप. ओके, इट विल ड्रॉप टू 0. अब हम रेडियस किसको डिफाइन करें? तो the standard which is being followed, that when you reach to half of this value, यानी अगर मान लो ये वैल्यू 0.9 है, फॉर एग्जाम्पल 0.9 सम यूनिट है, तो when you reach to 0.45 and
check the graph. If it is cutting at this point, then take the x axis. आप x पे देखो क्या डिस्टेंस है, तो इस डायमेंशन को हम रेडियस कहेंगे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए. फॉर दैट न्यूक्लियस वी विल कॉल इट एज रेडियस. दिस इज डिफाइंड क्वांटिटी. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू जस्ट कि भाई मैंने इसको कह दिया. हो सकता है किसी ने पहले डिफाइन कर देता कि हम 90% को हम रेडियस कहेंगे, कोई ऐसे भी डिफाइन कर सकता है 10% को. द स्टैंडर्ड व्हिच इज मेंटेन दैट व्हेन यू रीच टू द हाफ ऑफ द डेंसिटी of the central, that you will call it as a radius. This is a defined thing. Clear? बट सेंटर पे तो रो नॉट है मैक्सिमम. हाँ, और जब तो आप हमें बाहर वही लेना न्यूक्लियस चाहिए ना. की तरफ बाउंड्री पे नहीं नहीं, वो रेडियस थोड़ी ना, वो तो सेंटर पे हमें. दिस इज द सेंटर. हाँ. अगर मैं इस सेंटर के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ देखूंगा तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. दोनों अच्छा, तरफ हम डिक्रीज सेंटर होगा से ना. आउटवर्ड मूव कर रहे हैं बेसिकली. Yes, we are going outward, and as we go outward we get certain me constant for certain distance radius, कुछ distance तक, this distance it is constant, then it is start decreasing. तो मैंने क्या किया कि हाफ वैल्यू को मैंने डिफाइन किया कि उसको मैं रेडियस कहूंगा. तो इफ आई मार्क दिस वन, दिस इज डायमीटर which is 2r. ऊपर के न्यूक्लियस को अगर चेक कर दो, दिस इज डायमीटर. तो न्यूक्लियस तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, आप कहीं पे भी जा सकते हो ना. तो आप सेंटर से स्टार्ट करो. व्हेन द सेंटर पे आपकी डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, व्हेन यू गो आउट आपको एक जगह पे उसका 50% वैल्यू मिला डेंसिटी का, तो दैट यू विल कॉल इट एज अ रेडियस. बट स्टिल द न्यूक्लियस इज नॉट एंड. स्टिल you have to go further more. When you reach to 10%, that is something like a boundary of the nucleus. Still that is not zero. Zero आने में थोड़ा और टाइम लगेगा. तो ये पूरा एक्चुअल डायमेंशन न्यूक्लियस का ये है. But that is not, we will not call it as a radius. जहां तक ये 50% है, उसी पॉइंट को हम रेडियस कहेंगे. यस सर. क्लियर? यस. एंड ये पार्ट है, यानी रेडियस से अंदर का पार्ट और रेडियस से थोड़ा सा बाहर का पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थिकनेस ऑफ द स्किन, थिकनेस ऑफ द न्यूक्लियस. एक्चुअली ये रीजन क्या है ना, इसका रीजन इसलिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं या इवन न्यूट्रॉन भी, इसके अंदर तो ये दे आर सम सर्टेन लाइक दिस काइंड ऑफ एंटिटी. वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मान के चलो कोई भी साइज हो, they stay for certain time outside the nucleus also because they are constantly moving. वो स्टेशनरी तो हो नहीं सकते हैं. they have a good mass, they have a good momentum, and when they have a good momentum their delta x cannot be fixed, है ना. अनसर्टेनिटी रूल हमें कहता है कि आप जब भी किसी पार्टिकल को बिल्कुल छोटे से डायमेंशन में पिन पॉइंट करते हो तो इट विल हैव गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम, और किसी का मोमेंटम ज्यादा है तो उसका डेल्टा एक्स कम होगा. दोनों सॉरी ज्यादा होगा. तो डेल्टा पी ज्यादा है, डेल्टा एक्स मींस दे आर इनवर्स क्वांटिटी. इफ यू नो दिस फॉर्मूला डेल्टा एक्स डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन एच बार. तो आप जब पिन पॉइंट करोगे तो क्या होगा, दे विल मूविंग वेरी फास्ट and their velocity is very means if we will calculate the velocity of these neutron and proton in the Fermi model, and that will be 10 to the power of 6 meter per second, sometimes 7 meter per second. So that is very high value. तो क्या करते हैं ये, दे स्टे मोर टाइम आउटसाइड द न्यूक्लियस. दे स्टे मोर टाइम्स. किसी जो अनस्टेबल एटम है ना या अनस्टेबल न्यूक्लियस, उसमें तो 90% टाइम वो अपना बाहर ही बिताते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते ही नहीं है. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ फ्यूज्ड काइंड ऑफ थिकनेस यू आर गेटिंग. फ्यूज्ड जो थिकनेस आपको मिल रहा है ना, डिफ्यूज्ड वैल्यू जो आपका न्यूक्लियस के बाउंड्री पे मिल रहा है, दैट इज व्हाई प्रोटॉन आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर. दे go out, they stay for certain time, then they get back inside. तो ये लगातार चलता रहता है. तो that is why the nucleus is not a very sharp boundary that is having कि आप यहाँ तक गए, हिट किया, उसका देखा कि सीधा न्यूक्लियस स्टार्ट हो गया. नो, there is a diffused boundary. Okay, so if we plot this one and once we calculate r, अब हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी हर एक न्यूक्लियस की. अगर हमारे पास ये प्लॉट आ गया एक्सपेरिमेंटल, हमने डिड्यूस किया डेंसिटी, हमने प्लॉट किया, तो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. एंड इफ आई प्लॉट, व्हाट आई कैन प्लॉट, व्हाट आई हैव रिटन, मीन आर स्क्वायर और इसका हाफ, ये मैंने लिखा भी होगा नोट्स में. इस वैल्यू यानी जो आपने रेडियस मेजर किया और उसका मीन रेडियस निकाला, उसको स्क्वायर किया
उसका मीन किया, उसका हाफ कर दिया, और दैट इज बीइंग प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू a1/3. You get a straight line. This value is not exactly equal to this value. I have given a tutorial question for this one also. कि भाई कोई रेडियस है, कोई स्फीयर है, उसका एक रेडियस है, and find this quantity. Is it equal to r? It is not equal to r, or whatever the value is. So this will be equal to means अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं तब तो अलग बात है, it will be √3/5 r. और अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो r square is equal to 3/5 कैपिटल R square. तो मीन वैल्यू ये होता है. मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन्स छोटे छोटे शेल ले रहे हैं, उस शेल के धीरे धीरे हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम एवरेज लिया. जैसे टाइम एवरेज होता है ना, तो ऐसे हम वॉल्यूम एवरेज में क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू लेंगे, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू. दैट इज वेरी सिंपल. आई हैव डन द कैलकुलेशन आल्सो इन द नोट्स. So what we can do, once we have calculated these r, I can calculate this value, which is something like square, mean and root. So root, mean, square, and when we plot that with respect to this one, we get a straight line and we can find the slope. And from the slope, we get r equal to r naught a1/3 फॉर्मूला, दोनों इक्वेशन को देखने के बाद, एंड r naught की वैल्यू जो आती है ना 1.22 आई थिंक, यस 1.23 फॉर मी. This is what we get for from this particular experiment. तो R नॉट की वैल्यू इतनी है रफली, क्योंकि एक आइडिया था कि जो आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है ना न्यूक्लियस के, वो ये फॉर्मूला फॉलो करता है. ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा बहुत बार, मे बी 12th में शायद मॉडर्न फिजिक्स आपका थोड़ा चैप्टर होता है, उस चैप्टर में शायद ये फॉर्मूला आपने देखा होगा. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज R नॉट a⁻1/3. तो मास नंबर से डिसाइड होता है वो, और R नॉट एक कांस्टेंट है. उसी कांस्टेंट को हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिड्यूस करेंगे एंड वी विल फिक्स कि ये कांस्टेंट इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए फॉर एवरी न्यूक्लियस, देन वी विल स्टैंडर्डाइज. ठीक है, यहाँ पे इसको खत्म करें क्योंकि अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और उस पर हम डिस्कस करते हैं. इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सरे आइसोटोप शिफ्ट. X-ray isotope shift is actually something like, as the name suggests, कि आपने X-ray की वैल्यू यानी X-ray जो एमिट हो रहा है उस पर्टिकुलर एटम से, क्योंकि X-ray एटम से एमिट होता है, न्यूक्लियस से एमिट नहीं होता है. तो X-ray जो एटम से एमिट हो रहा है, और अब उसी एटम के डिफरेंट आइसोटोप के भी X-ray आप मेजर करो, उसकी X-ray की जो एनर्जी की वैल्यू है, और फिर डिफरेंस चेक करो क्या वो डिफरेंस वेरी कर रहा है. अगर वेरी नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, और अगर वेरी कर रहा है तो न्यूक्लियस का रोल है, और अगर न्यूक्लियस का रोल है उस वेरिएशन में एनर्जी में, तो न्यूक्लियस के साइज का रोल है एक्चुअली, है ना. न्यूक्लियस का जो साइज है उसका ही रोल है आपके एक्सरे के एमिशन. अदरवाइज हम एक्सरे के एमिशन जब हम पढ़ते हैं, आज से पहले आपने पढ़ा होगा कभी भी एक्सरे, तो एक्सरे इज वेरी सिंपल. यू जस्ट नॉक आउट क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, मींस 1s इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया, and that will be filled by certain other electrons which is above that, and when it is filling that you will have a X-ray. वहां पे कभी भी न्यूक्लियस को लेकर के कोई एक डिफरेंट पिक्चर नहीं शो हुआ होगा. आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो एटम की सारी चीज चल रही है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एटम, इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ न्यूक्लियस. बट दैट एनर्जी which is emitted, that is decided by the size of the nucleus. Clear? So why the size of the nucleus is important for the emission of these photons. तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, जब हम पोटेंशियल अज्यूम करते हैं, तो हमने जितने भी अभी तक डेरिवेशन, आपने पहले भी जो डेरिवेशन किए होंगे, तो उसमें आपने पॉइंट न्यूक्लियस इमेजिन किया होगा, और पॉइंट न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपने लिखा होगा -ZE². इवन बोर मॉडल में भी आपने किया होगा,
एटॉमिक मॉडल, तो यू हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही करते हो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या करते हो, आपने सेंटर में एक Ze लिख दिया और बाहर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी पोटेंशियल है दैट इज दिस वन, जो उनका डिस्टेंस होगा, दिस इज द एटॉमिक रेडियस। क्लियर, यही करते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. So what we have done, the flaws in this particular formula, the flaws is that we have assumed this Ze to be a point charge, सारा का सारा एक पॉइंट पे सेंटर पे बैठा हुआ है, वहीं से हम डिस्टेंस आर को मेजर कर रहे हैं। But the things changes if you assume that this nucleus is not point nucleus, it is uniformly charged. तो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज न्यूक्लियस, दैट इज अ स्फीयर, दैट इज अ स्फीयर। अब ये पॉइंट न्यूक्लियस नहीं है, अब ये एक्सटेंडेड न्यूक्लियस है। तो एक्सटेंडेड न्यूक्लियस का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होता है एक पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज दोनों का फर्क होता है। इफ आई आस्क यू कि भाई पॉइंट चार्ज है और मैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ इसके पास में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू विल ऑलवेज से दिस नंबर। बट इफ आई से देयर इज अ sphere of a radius r, then what is the potential energy? अगर मैं अपना टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, यहाँ पे तो नेगेटिव लेके आ रहे हैं, बट अगर पॉजिटिव भी लेके आते हैं, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल एनर्जी? So that value is different, that is not easy. That is equal to minus ZE square। इसकी कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और या मे बी याद भी होगा, 3/2 minus 1/2 r divided by capital, small r is a variable and capital R is a fixed quantity which is radius, r square. This is for r less than r। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। ध्यान है कहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये। Electrostatics में, हम्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैट में आप जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो यही करते हो। सिंपल रीजन है, यहाँ पे देखो बाहर बैठे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ER है जो 1/r² से वेरी कर रहा है। डायरेक्ट बहुत क्रूड वे में जा रहा हूँ, मतलब बहुत डिटेल में नहीं। और जब आप अंदर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू चेंज, दैट विल बी समथिंग लाइक r/r² या r³ का फॉर्मूला कुछ आ जाता है, अगर आपको ध्यान होगा। क्योंकि डेंसिटी आपको क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अगर आप अंदर कहीं पे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो आपको इतने ही चार्ज कंसिडर करने पड़ते हैं। तो हाउ यू कैलकुलेट दिस चार्ज, इट इज r volume which is by this particular which you have selection done and total volume, तो उनको डिवाइड करते हो तो यू गेट लेस नंबर ऑफ चार्ज। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। पॉइंट चार्ज में वो वेरिएशन नहीं दिखता हमें, पॉइंट चार्ज में तो कहीं पे भी चला हो दैट इज द सेम वैल्यू। It means that when we are doing the calculation of energy state of all the electrons in an atom in Bohr model, we have used this potential. It means we have done the error. अब जब हमने एनर्जी सबकी निकाल ली सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, तो जब उनके बीच में ट्रांजिशन होगा तो उसी वैल्यू को तो हम यूज करेंगे। और जब हमारा एक्चुअली जब फोटोन एमिट होगा, वो तो एक रियल न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है। हमने जो बोर मॉडल किया वो थ्योरेटिकल न्यूक्लियस था, दैट वाज अ थ्योरेटिकल न्यूक्लियस। और आपने जब अज्यूम किया चलो भाई मेरा ये जब ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा तो जो रेड लाइट एमिट होगा उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लिया। बट एक्सपेरिमेंटली दैट वैल्यू इज डिफरेंट। Why that value is different? Because electron was not feeling this potential, it was actually feeling this potential. The difference is clear to you? Is the difference is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But still I need कि किसी ना किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए कि सर ये कैसे हुआ। डाउट आपके पास आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। दैट इज फॉर, दिस इज फॉर r लेस देन r, दिस इज फॉर r ग्रेटर देन r। तो डाउट नहीं आया किसी से?
मैं ही चलो डाउट क्रिएट करता हूँ। डाउट ये है कि सर आपको पूछना था सर, ये देखो आपने बोला कि चलो हमने एक्सटेंडेड न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपने बता दिया, ठीक है, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होता है, मान लिया, वो भी मान लिया। बट इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बाहर, अगर वो बाहर है तो उसको तो हमेशा एज अ पॉइंट चार्ज ही मिलेगा, यानी इफ आर इज ग्रेटर देन आर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्टेइंग इन दिस रेंज, then this is the potential which is going to be felt. If electron enters into the nucleus, then this potential is being felt. ये डाउट आना चाहिए आपकी तरफ से, नहीं आया, चलो कोई नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम और मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रॉन ट्राई टू एंटर द न्यूक्लियस, और कौन से इलेक्ट्रॉन है, 1s वाले। जो 1s इलेक्ट्रॉन है ना, 2s के भी कर सकते हैं, बट 2s में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 2s का भी आपको ध्यान से देखोगे तो, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वो देखे होंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पी का डायग्राम याद हो गया होगा। अब डी का डायग्राम क्या होता है, एस का डायग्राम कैसा होता है, एफ का डायग्राम थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा अब जब मैंने ये बोला कि आपको वो डायग्राम याद रखना है। तो जो 1s होता है, 1s का अगर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो पूरा स्प्रेड होता है एक स्फीयर के फॉर्म में, यानी सेंटर पे भी वो नॉन जीरो है, यानी न्यूक्लियस के अंदर वो जा सकता है। क्वांटम मैकेनिकली वी कैन नॉट डिसअलाउ द इलेक्ट्रॉन टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। क्वांटम मैकेनिक क्लासिकली हम कह सकते हैं, हमें लगेगा कि क्लासिकली भाई इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन से इंटरेक्ट करके फिर बाहर नहीं आ पाएगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट नो, इलेक्ट्रॉन कैन गो फॉर सर्टेन मिनिमल टाइम इनटू द न्यूक्लियस आल्सो, और घूम फिर के फिर बाहर आ जाता है वो। उसको भी लगता होगा मन के भी अंदर चल क्या रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, एक बार जरा देख के आओ। तो देखने का काम तो वही करेगा जो 1s इलेक्ट्रॉन होगा। जो बाहर हैं, जो बहुत दूर में है, 4s 4p ऊपर चले जाओ, 3s 3d सब में चले जाओ, वो इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत टाइम मुश्किल है, दैट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट 1s वाला तो बहुत क्लोज है, तो थोड़ा सा झाग के अंदर आ सकता है। अब क्यों झाग सकता है वो, क्योंकि आपका बाउंड्री जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ही हेजी सा है, दैट इज डिफ्यूज काइंड ऑफ थिंग, तो इट कैन गो इनसाइड और फिर बच के निकल भी सकता है, वो आ भी जाता है बाहर। तो most of the time in many nucleus the 1s electron can enter into the nucleus, and when they are entering into the nucleus for a certain time it will feel this potential and its electronic state will change, यानी 1s का जो एनर्जी होगा उसमें चेंज आएगा ही आएगा, वो ये वाला नहीं होगा, वो ये वाला होगा। Now it is clear? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब है जब वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है न्यूक्लियस के आसपास, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता क्योंकि एक फिक्स डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो घूम रहा है, और उस केस में उसको अपनी एनर्जी कहीं पर भी ऐसे एमिनेट नहीं करनी होगी। बट सर अगर वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है और मतलब न्यूक्लियस से पास होकर भी निकल रहा है वो, तो उस केस में उसको कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो अब अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में नहीं जा रहा। No, this idea which you have learned is somewhere not complete. Actually क्या है ना, जो आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है और आपका ये जो आप डॉट देखते हो ना, ये डॉट जो आपके 1s का डॉट बना होता है, दैट इज नॉट शार्प। आप ध्यान से देखना पिक्चर, आज जाके दोबारा देखना अगर आपका बाइजर होगा तो उसमें सारे ऑर्बिटल के पिक्चर्स हैं। व्हाट आर दीज पॉइंट्स एक्चुअली, ये पॉइंट क्या है? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की। यस, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं मिलता है। रेडियस इज अ डिफरेंट टर्म, वो आपका एवरेज वैल्यू है, वो इस 1s का एक एवरेज वैल्यू आप कह रहे हो कि वो रेडियस है, लेकिन उस रेडियस पे ही हमेशा नहीं मिलेगा, वो इस पूरे स्पेस में कहीं पे भी मिल सकता है। आपने सिर्फ एक स्फीयर जो आपका बना ना इन सारे प्रोबेबिलिटी डॉट से, आपके जो स्फीयर बना, उस स्फीयर का एक एवरेज रेडियस को आप उस ऑर्बिट का रेडियस कहते हो। It doesn't mean कि electron will exactly at that particular distance every time, because when you do many time, when you do the experiment, आपको कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, आपको कभी यहाँ मिलेगा, कभी सेंटर पे मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है 1s की। अगर ये
if this probability would be like this one, exactly like this circle, तब मैं कहता कि yes, it cannot go inside the nucleus. But if probability is very hazy, ये पूरा एक sphere बनाता है, वो पूरा full dot होता है, तो it means it can go enter into the nucleus. कोई उसे रोकेगा नहीं उसे, भाई उसके पास वेव फंक्शन है, उसको पार्टिकल मत समझना है। सबसे पहले देखो हम बोलो, हम सबसे पहले देखो एक और चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आप जिस दिन पार्टिकल जो है ना, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको जिस दिन आपने पार्टिकल उससे हटा दिया, उसका पिक्चर, आपके पास हमेशा क्या इमेजिनेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक छोटा सा सर्कल बनाया और वो घूम रहा है। दिस इज नॉट द थिंग, देयर इज अ वेव फंक्शन, there is a wave function and that wave function has a spreading volume, वो spread करता है एक volume, that is not a pinpointed thing. तो इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन जैसे ही समझोगे तो you will clear, yes it can be there also. ठीक है, राइट सर। सो बट ये बहुत रिडिकुलस सा डाउट हो सकता है। हाँ सर बीच बीच में स्माइली भेज रहा है, नो है, ये आइडिया। कौन करता है ऐसे फ्लोट? और मत करो ये फ्लोट ऐसे, ठीक है। हाँ बोलो, एक और डाउट क्या था वो सर ये बताओ। थोड़ा रिडिकुलस आगे हो सकता है, बट सर जब हमने बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम पढ़ा था, तो उसने सर यही हाँ लिमिटेशन ओवरकम करी थी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली स्पाइरल होकर कोलैप्स क्यों नहीं करता, मतलब आटम पूरा कोलैप्स क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता। देखो वो पिक्चर डिफरेंट है। बोर मॉडल वाज बेस्ड ऑन समथिंग लाइक अ नॉट वेव फंक्शन, बट इट वाज बेस्ड ऑन अ समथिंग लाइक अ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस को अगर जब डिफाइन करते हो तो आपने एक रेडियस अगर डिफाइन कर दिया तो इट मींस यू आर फिक्स योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर रेडियस। But when you go for the Schrodinger's equation, there you define a wave function. The electron is not electron, it is not a point charge, it is like a wave function. And that wave function has a spreading within a space. उस वेव फंक्शन का स्प्रेड है, और आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वेव फंक्शन के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका रिजल्ट आता है, जिसको कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ द वेव फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो आप जब इलेक्ट्रॉन का रेडियस, यानी उसका एक्चुअली हम क्या डिफाइन करते हैं, रेडियस को हम डिफाइन करते हैं मीन वैल्यू। आपने 100 एक्सपेरिमेंट किए और 100 एक्सपेरिमेंट के बाद आपका रिजल्ट जो मीन है उसको आपने डिफाइन किया, दिस इज द नंबर। बट एवरी टाइम दैट नंबर इज नॉट देयर। यू रिमेंबर द रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एरर एक्सपेरिमेंट? आपने पेंडुलम का रैंडम एरर का एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद फर्स्ट सेमेस्टर में, फिजिकली आपने किया होगा। टाइम पीरियड आप मेजर करते हो, लेकिन टाइम पीरियड के हर एक रिजल्ट में सेम आता है? नहीं आता है। तो आप किसको डिफाइन करते हो टाइम पीरियड? एवरेज को डिफाइन करते हो, उसको कहते हो कि दैट इज द टाइम पीरियड। बट व्हेन आई डू द एक्सपेरिमेंट, वहां पे तो चलो एरर का टर्म इंक्लूडेड है कि वो रैंडम एरर एक्सपेरिमेंट है, बट इन दिस केस आल्सो व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन आपको एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस पे हमेशा नहीं मिलेगा, आपको एक स्प्रेड का आइडिया मिलेगा। उस स्प्रेड के आइडिया से आप रेडियस डिफाइन करोगे, विच इज एवरेज वैल्यू ऑफ दैट स्प्रेड। और एक्चुअली एवरेज वैल्यू भी नहीं होती है, हमें कैलकुलेशन करना होता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। इफ यू वांट टू फाइंड द रेडियस, when you get this spread is defined by a wave function. Clear? और वेव फंक्शन जब मैंने डिफाइन कर दिया 1s का, और अब मैं चाहता हूं कि इसका रेडियस डिफाइन करना चाहता हूं, ये जो मेरा वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन में मीन विद इन दिस वेव फंक्शन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, what is the expectation value of distance from the center means radius, and I will calculate this particular derivation, means this particular integration. You remember this value? इसको क्या कहते हैं? Expectation value of radius. And when you get this value, that value will be a something which is one constant. कोई नंबर आएगा आपके पास, तो आप उसे कहोगे ये रेडियस है 1s का। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उसी डिस्टेंस पे रहेगा, आपका एक एक्सपेक्टेशन उस पर ज्यादा आएगा, बट बाकी टाइम पे वो डिफरेंट डिस्टेंस। इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी फाइंड करने की, एंड दे आर ऑल आर इक्विवेलेंट। थोड़ा सा कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं पे प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, कहीं पे 10%, कहीं पे 90%, कहीं 50%, बट इसका ये मीनिंग नहीं कि वहां नहीं मिलेगा। और अगर इमेजिन करो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन सुपर इम्पोज, उनके वेव फंक्शन सुपर इम्पोज हो सकते हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर पॉइंट चार्ज आप ले तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते।
बट उनके वेव फंक्शन सुपर इम्पोज हो सकते हैं। तो बहुत sir, सारी ऐसी चीजें हैं जब आप वेव फंक्शन को लेके चलोगे ना दिमाग में, तो आपके पास ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आप पॉइंट ले लोगे तो देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर। ठीक है, okay sir, yes sir, thank you. थोड़ा सा सर आगे बढ़े। हाँ बताओ। एक लास्ट लास्ट चीज कि मतलब बोलो। आज तक कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हुई कि 1s इंटरैक्ट कर गया हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन या किसी से? इंटरेक्ट कर गया मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा ऐसे अच्छा भाग अंदर के आ गया जाता है, वो, अच्छा अगर अंदर गया, अंदर प्रोटॉन के पकड़ा साथ गया। हाँ कूलम इंटरेक्शन हाँ से हो गया, बिल्कुल है, तो बिल्कुल फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का क्या कैप्चर होगा? करता है। न्यूक्लियस का क्या होगा, उसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। आपने एक नेगेटिव चार्ज अंदर दिया, प्रोटॉन हैज टू इंटरेक्ट, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन विल बिकम अ न्यूट्रॉन, दैट इज अ बीटा डीके, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये नाम मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था, यस। इफ यू रिमेम्बर। तो सम टाइम कई बार ऐसा नहीं होता, हर समय बच के नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन। कई बार न्यूक्लियस उसे देख लेता है, उसके जो छोटे छोटे अपने जो घूम रहे हैं ना, उसके क्या कह सकते हो, ट्रैफिक पुलिस। तो अगर वो दिख गया और चालान उसके पास एंट्री की नहीं है, उसके पास एंट्री का वो नहीं था, उसके पास पास होना चाहिए। पास उसके पास कौन देगा उसे, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर वैसे समझ लेते हैं इजी वे में, who will give the pass to electron to enter into the nucleus, या who is not assigning Uncertainty them, principle. या who is making them out of bound। इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ बाउंड कौन बना रहा है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब वहां आ जाना अलाउड नहीं था Uncertainty इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन फिर भी वो एंटर कर रहा है। हम्म, तो भाई विच प्रिंसिपल यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड इन द न्यूक्लियस, बाय विच प्रिंसिपल यू से? Uncertainty principle. Uncertainty. Yes, very good. Uncertainty make them out of bound for the nucleus. But if it violates, अगर उसने violate किया है, उसने enter किया है, तो चांस है, देखो हर बार आपका चलाना, आप रोड पे जा रहे हो, चाहे अपना अपने लाइसेंस नहीं लिया है, तो चांस है कि 2 बार बच गए, लेकिन तीसरी बार आप पकड़े जाओगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंड टू द न्यू इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो दे गेट कैप्चर्ड, तो समटाइम दे गेट कैप्चर्ड एंड समटाइम दे कम आउट आल्सो। ओके सर। क्लियर, इन अ इजी वे, दिस इज इन अ इजी वे। इतना इजी नहीं है सारा चीज, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, सारी कैलकुलेशन है, सो दैट इज इन अ इजी वे यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। इट मींस वी आर वेरी क्लियर and experiment it has been there that electron can enter into the nucleus and even proton can come out from the nucleus, that is also possible। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कई बार बाहर आते हैं न्यूक्लियस से, वो भी देखते हैं कि एटम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम फिर के फिर वो अंदर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर आकर के भूल जाते हैं, फिर वो बाहर ही निकल जाते हैं। Which experiment I am talking about? Which process I am talking about? भाई 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में दोस्त बन गए चारों, वो घूमने आए बाहर और फिर उनको दिखा कि ये रास्ता तो भूल गए, फिर वो बाहर ही चले जाते हैं, फिर अंदर वापस नहीं आते न्यूक्लियस में। Which experiment I am talking about? या which process? हाँ, अल्फा डीके, वेरी गुड। तो कुछ कुछ चीजें पता है, यानी अल्फा डीके में यही होता है, कई बार बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं। And there is a one chance out of 10 to the power of 40 hits, yani 10 to the power of 40 times it will come out, again it will go in, come out, go in, and there is only one chance out of that number of hit it can go out from the nucleus, वो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज वेरी लो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 40, वेरी मिनिमल वैल्यू, स्टिल अल्फा डी के आपको मिल जाते हैं। तो लेट अस बैक, मुझे लगता है ट्यूटोरियल क्लास में भी इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश दिस डीके एंड 2 टॉपिक हैं, इस टॉपिक को हम फिनिश करके ही फिर ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो व्हाट इज द एम, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि 1s ऑर्बिट एंटर करता है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल चेंज, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी वुड चेंज, and this potential energy change for these electron can give rise to the different value of electronic transition। यानी ट्रांजिशन जब होगा, वन यानी अगर कोई 2p का इलेक्ट्रॉन, if it jump to 1s and 1s is now modified, 1s is not due to the point nucleus, but 1s wave function is now due to the extended nucleus or uniformly charged nucleus. So the energy which is released during the transition, that will be a different number, that will not be a
due to the point. That difference we have to calculate. So that difference is called as isotope shift, and we will calculate this difference for different isotope. हम एक को फिक्स रख लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो उसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सभी के एक्सरे को स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्या कोई रिलेशन है इस रेडियस और आपके आइसोटोप शिफ्ट के लिए. तो इफ देयर इज एनी रिलेशन देन वी कैन एबल टू डिड्यूस कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस क्या है, अगर कोई रिलेशन है तो. एक सेकंड होल्ड करना. So what we have to calculate this term, that is expectation value of this particular potential which is due to extended charge distribution, that is a uniformly charged radius, uniformly charged sphere. So we have to calculate this particular value. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? This formula will be, I just write that formula. आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट एग्जाम में हो सकता ना है, बट दिस यू शुड नो कि अगर उसके ऊपर 5 नंबर लिखने को आता है तो you should know कि what you have to write. So this expectation value of this one will be equal to, for r less than r we have to write two terms. एक हमारा r less than r होगा, एक हमारा r greater than r होगा. ठीक है, तो दोनों में टर्म निकालने पड़ेंगे. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से बाहर से इन्फिनिटी से उस चार्ज रेडियस पे एंटर करता है, तो वी हैव टू राइट दीज टू टर्म्स. सो दिस विल बी साई स्टार 1s के लिए हम रिड्यूस कर रहे हैं, या से लेट अस राइट फॉर n एनी nth. अगर कोई और भी हमारा वेव फंक्शन एंटर कर जाता है तो दैट वी कैन राइट 2s भी कर सकते हैं, 3s भी कर सकते हैं, 4s भी. s वाले सारे कर सकते हैं. p वाले में डाउट है. p वाले का अगर ध्यान से एक पिक्चर याद है, डंबल शेप होता है. डंबल शेप मींस सेंटर पे जीरो होता है, यानी सेंटर पे आता ही नहीं कभी, तो p वाला एंटर नहीं करता कभी भी, s वाले एंटर कर सकते हैं. So this is v dash and psi n dv, and plus here you will write psi star and n, any nth wave function, and here you will use the point nucleus value v and psi n dv. ठीक है, तो this is the expectation value of any wave function if that wave function enters into the nucleus. तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हम ये वाले फॉर्मूले पे रिलाई नहीं कर सकते हैं जो हमने बोर मॉडल में किया था. So what we will do, we will try to calculate the energy difference, that is delta E, कि इस एक्सटेंडेड वेरिएशन से डेल्टा ई में कितना चेंज है, यानी जो एमिट हो रहे हैं फोटोन उनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है. सो दैट विल बी इक्वल टू ई डैश माइनस ई. This is due to the uniformly charged sphere and this is due to the point nucleus. यानी जो थ्योरेटिकली हमारे पास पॉइंट न्यूक्लियस होते हैं उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है जब ट्रांजिशन होते हैं तो, और जब वो ई डैश है, यानी आपका जब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो, ये वाला फॉर्मूला, तब आपका क्या है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जब हम यूज में हम एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो दैट वी विल राइट एज वी डैश माइनस v. तो हमें क्या करना है, v डैश माइनस v करना है. ठीक है, अब जब इसको मैं आगे एक्सटेंड करके लिखूंगा तो आप ध्यान से देखना और मुझे बताना कि ये सही है या गलत है, और लॉजिकली बताना. सो व्हाट आई एम, चलो मैं दूसरी क्लास में स्टार्ट करता हूँ. 40 हो गया ना, इस क्लास को एंड करते हैं. ज्वाइन इन द ट्यूटोरियल क्लास, देयर वी विल डू दिस कैलकुलेशन. ठीक है, तो इस क्लास को अभी हम एंड करते हैं. हाँ बोलो, एनीवन इज आस्किंग समथिंग? 37 दिन लगा रखी है. नहीं समझे, फिर से बोलो, फिर से बोलो. चांस भी कर तो उसका ट्राई तो कर सकता. योगेश यू आर आस्किंग समथिंग. 7620. नो सर. तो यहाँ से, हाँ अब यहाँ से लीव कर दो सभी बच्चे और ज्वाइन करो. आप ट्यूटोरियल चैनल पे जाओ, वहां पे भी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, उस मीटिंग में एंटर करो. ठीक है, तो दिस मीटिंग आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. ठीक है, तो एंटर इनटू द ट्यूटोरियल मीटिंग. वहाँ कहाँ मिलेगा, चैनल आपका बना हुआ, उस चैनल को ओपन करोगे तो वहां पे मिल जाएगा. ओके.